सलाम, क्या हाल है भाई? कैसे हैं आप? खैरियत जी से हैं? डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है सर। जनाब बिल्कुल खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने? खुद पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, तो मेरा सवाल तो फिर बेवकूफ़ हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है शुरू से। देख लें, उन्होंने कहा ये जो मरासले वगैरह इमरान खान साहब दिखा रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। और खुद ही वो तोड़ तोड़ के जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो आवाम को या अदालत को किसी जगह पे नहीं दिखा रहे। क्या कहेंगे सर? देखिए, मुकम्मल बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक ऐसे वक्त में जब कल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की मुस्तकबिल का फैसला करने जा रही है। मेरा जुमला याद रखिएगा। जी। कल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रही है कि पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलाया जाएगा या जंगल के कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। पाकिस्तान एक शख्स की आपकी ख्वाहिशात पे चलाया जाएगा, या पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम की आपके जो उनके वोट के उनकी जो मुकाम है, और जो उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट है, जो उनकी गिवन आपकी क्या कह इख्तियारात है, उसके तहत चलाया जाएगा। तो ये फैसला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है कि हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज के मुख्तलिफ जगहों से इनडायरेक्टली ये बात वाज़ेह हो रही है, साबित हो रही है कि ऐसा कोई साजिशी खत मौजूद नहीं है, और ये इमरान खान साहब का रचाया हुआ ढोंग है। दूसरी तरफ उन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि इस मौके पे चाहिए कि सिक्योरिटी जो इदारे हैं, अहम तरीन इदारे हैं, वो फौरी तौर पर अपनी पोजीशन क्लियर करें। वही बात उन्होंने दोहराई है जो मोहफ्फज़ रहमान ने, वही बात उन्होंने वो दोहराई है जो बिलावल भुट्टो ने, वही बात उन्होंने दोहराई है जो शहबाज शरीफ ने कही है, शाहिद खाकान अब्बासी ने कही है, वही बात उन्होंने आज दोहराई है। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की, सही कहा उन्होंने, कि ये 10 सियासी जमातें वो हैं जिनके पीछे 80% लोग खड़े हुए हैं पाकिस्तान के। तो चुनांचे अगर 196 अफराद को आप गद्दार कहते हैं, तो गोया उनके वो तमाम वोटर्स, सपोर्टर्स गद्दार हो जाएंगे, यानी 80% पाकिस्तानी जो है वो गद्दार हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए नजरिए ज़रूरत का वक्त नहीं है। आइन तोड़ा गया है, आइन की धज्जियां बिखेरी गई है। आइन तोड़ने में डिप्टी स्पीकर, लॉ मिनिस्टर्स, वजीर आजम और सदर शामिल हैं, जिन्होंने अपने मजनून मकासद के लिए न सिर्फ मुल्क की डिप्लोमेटिक रिलेशंस को तबाह किया है, बल्कि मुल्क को, जो ऑलरेडी मुआशी तबाही का शिकार है और जिसकी ज़्यादातर वाबस्तगी बैन अवी दुनिया में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ है, वहाँ हमारे बहुत सारे मुआशी मसाइल हल होते हैं, तजारती मसाइल हल होते हैं। उस मुल्क के बार बार रिक्वेस्ट करने के ऊपर कि हम, हालांकि वो सुपर पावर है, उसको इस किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी बार बार तरदीद करे, एक ही काफ़ी था, लेकिन वो बार बार तरदीद कर रहा है। और वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो पाकिस्तान में गैर संजीदा शख्स जो ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया हुआ है, इस शख्स को बताने चाह रहे हैं, पूरी कौम को बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ उन लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं की है। मरीम नवाज़ साहिबा की दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अपील है वो कोई एक सियासी जमात की नहीं है, कोई 2 सियासी जमात की नहीं है, बल्कि ये आईने पाकिस्तान खुद गया है कि बताइए, आया इस मुल्क को, जैसे मैंने कहा, कि आइन के मुताबिक चलाया जाएगा या जंगल कानून के मुताबिक, या एक शख्स की अहमकाना और आपके गैर संजीदा ख्वाहिशात की बुनियाद पे, हवस इक़्तिदार की बुनियाद पे चलाया जाएगा। तो ये बात उन्होंने इस्टेब्लिश की कि ये आइन, और तीसरी उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि कोई सियासी जमात आपके इलेक्शन से बाहर नहीं होती है, वो इलेक्शन में ज़रूर जाना चाहती है, और हमारी तो ख्वाहिश थी, लेकिन हम आइन को पहले बचा लें, उसके बाद हम जो भी आगे सिलसिला है इलेक्शंस का, उसको फेस करेंगे। और यकीनन उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पर आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। अब तो आपके ऊपर एक और आवाम के सामने, क्योंकि कारकर्दगी तो आपकी कुछ नहीं है, आवाम के सामने आप कुछ ले नहीं जा सकते, लेकिन अब एक और स्लोगन के साथ आवाम को, अपोजिशन
पुकारेगी और वो ये पुकारेगी कि ये वो हैं जिन्होंने अपने मकासद के लिए पाकिस्तान की आइन तोड़ा है। डिक्टेटरों ने उन्होंने कहा कि इस तरीके से आइन की पामाली नहीं की है जो माजी में हुई है, कि कहीं आइन के मकासद को हासिल करने के लिए, अपने मकासद को हासिल करने के लिए डिक्टेटर्स ने आइन को जुज़वी तौर पर आपकी किया। लेकिन यहाँ तो जनाब लाइन से सेकंडों के अंदर एक आपके पेपर पढ़ा जाता है लॉ मिनिस्टर, और सेकंड के अंदर उधर से जो है वो आर्टिकल 5 के तहत 196 अफराद को गद्दार कह के करारदाद वो कर दिया जाता है, और सेकंडों के अंदर वो टीवी पे आके जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं सदर से, और सेकंडों के अंदर सदर जो है वो तहलील कर देते हैं। ये पाकिस्तानी दुनिया की तारीख में ऐसा कभी नहीं है। तीसरी बात उन्होंने जो है वो भी बहुत अच्छी उन्होंने की, और वो इन्होंने ये कहा है कि ताने बाने करप्शन के जो पूरी दुनिया में आप शोर मचाते रहे, करप्शन करप्शन करप्शन, वो सामने आ चुका है कि पंजाब के अंदर जो करप्शन है, वो करप्शन जो है उन्होंने नाम दिया फराह खान का, उन्होंने कहा कि इसके ताने बाने पीएम हाउस में जा रहे हैं। हालांकि वो चाहती तो वो बहुत अच्छी तरीके से नाम ले सकती थी, उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने मलूज़ खातिर रखा जो इमरान खान नहीं रखते हैं। इमरान खान ने अब तक लोगों को ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए, संगीन करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, अपोजिशन में भी लगाए, वज़ीर आज़म की हैसियत से भी लगाए, न सिर्फ इल्ज़ामात लगाए बल्कि ज़ातियात पे हमला किया और चादर और चारदीवारी को तार-तार किया। उसके बावजूद मरियम नवाज साहिबा ने सारे सबूतों के मौजूदगी में उनके अपने पीटीआई के अहम तरीन राजदार लीडर, जो वो लीडर हैं जो इमरान खान एक कमरे में सोते थे तो वो भी उनके साथ सोते थे, एक एक बाथरूम में नहाते थे तो वो भी उस बाथरूम में नहाते थे। कहने का मतलब ये है इस जुमले का कि वो उनके राज़ो न्याज़ जानते हैं, उन्होंने कह भी दिया, बता भी दिया कि और बहुत कुछ है हमारे पास जो हम कह सकते हैं। तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पांच। यहाँ पे बहुत ही अहम बात यह है कि इल्जामात अपोजिशन नहीं लगा रही है इन पर। हालांकि इमरान खान अपोजिशन पे जो इल्जामात लगा रहे थे वो इमरान खान लगा रहे थे, वो उनके मिनिस्टर्स लगा रहे थे, वो उनके लोग लगा रहे थे, पीटीआई वाले लगा रहे थे। लेकिन यहाँ तो मकाफात अमल ये है कि इनके अपने मिनिस्टर्स, इनके अपने लोग, इनके अपने साथी, इनके अपने दोस्त जो हैं इमरान साहब के चेहरे से नकाब उतार रहे हैं। अकबर इस बाबर ने जो नकाब उतारा वो उनके फाउंडर्स मेंबर थे, जिन्होंने फॉरेन फंडिंग में इमरान खान की करप्शन, जो दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन मानी जा रही है पाकिस्तान के हवाले से, वो करप्शन एक्सपोज की तो अकबर इस बाबर ने की। अलीम खान ने एक्सपोज की तो अलीम खान कौन है, चौधरी सरवर पीटीआई के हैं। इसी तरह आपके और भी जो लोग बोल रहे हैं, और आने वाले वक्त में तो गोया मरियम नवाज साहिबा ने फराह खान और उसके और वाज़ेह तौर पर बड़ी अच्छी बात है कि जो मैं समझता हूँ उन्होंने फराह खान को एक मैसेज दे दिया है कि मुल्क से बाहर तो जाएंगी आप, लेकिन इंटरपोल है, याद रखिए कि ये जी हुकूमत आज नहीं रहेगी और नई आने वाली हुकूमत जो है उसको आपको बुलाने में देर नहीं लगेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि फराह खान और वो तमाम लोग जो मिनिस्टर, सेक्रेटरीज और आपके डिप्टी कमिश्नर, आईजी जिन्होंने पैसे दिए लिए और जो इस सिलसिले में शामिल थे, वो सब वादा माफ गवाह बनेंगे। और इसी तरीके से मैंने कहा था कि आजम खान साहब और शहजाद अकबर भी वादा माफ गवाह बनेंगे। तो उन्होंने ये बता दिया है। और पाकिस्तान की तारीख में आज तक करप्शन के इल्जामात लगे हैं, लेकिन इस तरह इल्जामात नहीं लगे हैं कि पीएम हाउस पे प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उनकी उनकी शरीक हयात पे इल्जाम लग रहा है, और बड़े संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और रिलेशन में कौन लोग बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं जो खुद पीटीआई के राजदार हैं। तो ये बहुत बड़ा मकाता फिक्र है, अल्लाह ताला की पकड़ है, और नकाब से चेहरा पीटीआई के अपने मिनिस्टर, लोग, दोस्त, फाउंडर मेंबर, क्लोज फ्रेंड उतार रहे हैं। वाह डॉक्टर साहब, आज तो आपने बड़ी मजे की बात की है इमरान खान साहब वाली। नकाब से चेहरा, चेहरे से निकाब। आज आप इमरान खान जानबूझ के चेहरे से चेहरे से निकाब और निकाब से चेहरे कर गए। जानबूझ के किए, टाँपे कांप रही होंगी तो थोड़ी सी। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे ना इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने एक बड़ा जुमला बोला है। जाहिर है सबका ध्यान जो है टोटल इमरान खान साहब की तरफ है। सदर पाकिस्तान ने असेंबली तोड़ने पर साइन नहीं किए, आईने पाकिस्तान तोड़ने पर साइन किए हैं। बड़ा सख्त जुमला सर मरियम नवाज ने बोला है। दूसरा, दो चार चीजें सदर पाकिस्तान ने और की हैं। अदालत ने जब पहले दिन अदालत लगाई थी तो अदालत ने कहा था कि कोई बड़ा इंतजामी हुक्म ना दिया जाए जब तक हम फैसला सुन रहे हैं। इमरान खान को डी नोटिफाई कराया। अच्छा, उसी दौरान में
फिर इमरान खान को निगरान वजीर आजम बनाया सदर ने, तो सदर साहब तो काफी ज्यादा आने वाले वक्त में मुश्किल में नहीं आ सकते सर? मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। जी सर। जेल में आदमी को फांसी हो गई। अच्छा जी। ठीक है जी, फांसी की सजा काट रहा था जी। वो। उसको फांसी होनी थी कुछ दिनों में, उसके बाद उसने जेल में एक और मर्डर कर दिया। तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो बहुत खतरनाक काम कर दिया। तो उसने क्या कहा है पता है? जी। कहता है यार एक कत्ल की सजा फांसी है और 10 कत्ल की सजा फांसी भी है। तो सदर पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा है कि मैं आइन तोड़ चुका हूं और आर्टिकल 6 मुझ पे लग चुका है। तो अब आर्टिकल 6 जो मुझ पे लग चुका है और मैं बहुत बड़ा काम कर चुका हूं, तो दो तीन और भी आईनी काम कर कर भी लूं तो भी मेरी यही सजा है। तो पहले तो बात यह है कि वो शख्स जो कि सदर मुमलिकत की सीट पे बैठा है, वो पाकिस्तान का हलफ उठा के नहीं बैठा है, वो इमरान खान साहब का हलफ उठा के बैठा है। वो एक गुलाम शख्सियत है। वो सदर पाकिस्तान की जो आपके आईनी और हलफी जिम्मेदारी है, वो उस लिए नहीं बैठे वहां पे। पूरी दुनिया देख रही है कि उस जगह पर बैठकर वो इमरान खान साहब के झटके में सारी चीजें कर रहे हैं। और इससे पहले भी कई कई जगह पर उनको बड़ी हजीमत उठानी पड़ी, शर्मिंदगी उठानी पड़ी, जिल्लत उठानी पड़ी, जब उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया या कोई लेटर जारी किया या क्या अपॉइंटमेंट किया दो इलेक्शन के कमीशन के मेंबरान को। जो जो भी किया उसके ऊपर पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी सदर को इतनी जिल्लत नहीं मिली जितनी इनको मिली। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये सदर न सोचता है, न समझता है, न किसी की न देखता है। बस इसके कान में एक आवाज आती है और वो इमरान की, और इसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि उसको वो आपके चेंज कर सके। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा काम वो कर चुके हैं। आर्टिकल 6 के जिम्रे में आ गए हैं। मजीद और 10 दफा आइन तोड़ेंगे, 10 दफा ऐसे लेटर निकालेंगे तो भी सजा वही जाएगी जो आर्टिकल 6 है। अच्छा, सदर को आर्टिकल 6 की सजाए, चाहे वो एक दफा 10 दफा, ये भी आपने जबरदस्त बात की सर। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उस पर कुछ हिस्सों में तो बात नहीं की जा सकती, लेकिन डेफिनेट है, पहले दिन कहा था कि बड़ी इमरजेंसी में है ये, इसका जल्द फैसला कर दिया जाएगा। आज फिर फैसला नहीं हुआ सका और फिर कह दिया कल फैसला करेंगे। आर्टिकल अगर देखा जाए या लॉ देखा जाए, आप तो जाहिर है उस्ताद हैं, आपने बड़े बड़े केस जो हैं वो यूट्यूब पर बैठ के हल किए हैं, इसमें कोई शाद नहीं, अप्रिशिएट भी करते हैं। ये जो जब स्पीकर रूलिंग ये ले लेता है, जमा कर लेता है, उसके बाद तो कानून सिर्फ ये कहता है कि इस पे सिर्फ वोटिंग होगी और कुछ नहीं हो सकता। तो सर फिर अदालत क्या ढूंढ रही है? कोई नई तशरीह कर रही है? इससे पहले जरा मैं माफी चाहूंगा, इससे पहले भी आपने केस सॉल्व किया हुआ है कि कानून में ताहयात नहली की सजा नहीं है, वो भी अपने पास से निकाली थी। तो अब क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत से कवानीन हैं जिनमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, रूल ऑफ बिजनेस है, ऑर्डिनेंस है, इसी तरह पीआईडी है, बहुत सारे। लेकिन वो सब के सब आइन से नीचे हैं। यानी अगर आइन में कोई चीज़ मौजूद है तो फिर कोई रूल्स नहीं चल सकता, हम्म। कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं, कोई ऑर्डिनेंस नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं, कोई कुछ है वो सब उसके नीचे है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात के, ये जो मैटर हुआ है इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हम्म। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक आर्टिकल है 95, उसके तहत अदम एतमाद की एक तहरीक पेश कर दी गई। और अदम एतमाद की जब तहरीक पेश की गई तो उसको डिप्टी स्पीकर ने उसको कलअदम करार दिया और आर्टिकल 5 का हवाला दिया, जिसमें गद्दारी के ज़िम्रे में उन्होंने उसको मेंशन करते हुए उस करारदाद को उठा के फेंक दिया। और उस असेंबली को फिर रिकमेंड पे डिसॉल्व कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद जो केस है वो ये है कि आया कि डिप्टी स्पीकर ये काम कर सकता है? क्या डिप्टी स्पीकर के रूलिंग को जो 69 में है चैलेंज नहीं किया जा सकता? तो बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी बात मैं यहाँ बता दूं, जो कि मैं और टीवी प्रोग्राम्स में, नेशनल टीवी में बता रहा हूँ, जिसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, कि कोई भी पार्लियामेंट पूरा का, ये तो एक स्पीकर है ना, जी। पूरा का पूरा पार्लियामेंट भी कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकता है जो गैर कानूनी, गैर आईनी हो। अब गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला, हालांकि उसको आर्टिकल 238 और 239 में पूरे इख्तियार हैं कि वो जो चाहे अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन
यहाँ उसकी जुडिक्शन रोक दी गई कि इस्लामिक प्रोविजन में नहीं कर सकती, जी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं सकते। जी गोया कानून और आइन में पार्लियामेंट को 1/3 या 2/3, सिंपल मेजोरिटी या 3/3, किसी से भी इन 3 चीजों में करने की इजाजत, और अगर वो करेंगे तो वो कानून के खिलाफ होगा। और पार्लियामेंट में कई ऐसी अमेंडमेंट हुई हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद आइन से मुतसादिम है। अब आइए, जो आपके एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव 97 के तहत उसको जुडिक्शन दिया गया है कि आपके पास बहुत इख्तियारात हैं, पार्लियामेंट से भी ज्यादा इख्तियारात हैं, लेकिन एक जगह लाके उनको रोक दिया गया है कि यहाँ कानून और आइन के जो कहता है उससे आगे आप नहीं जा सकते, यानी विद इन द लॉ आपको फैसला करना है। मसलन छोटी सी मिसाल कि आप सूबाई मामलात में डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना, एक छोटा सा तो लिमिटेशन है, और जी भी बहुत सारी लिमिटेशन है। 18वीं तरमीम के साथ तो बहुत सारी जो है लिमिटेशन आ गई है। इसी तरह जुडिशरी को जो जुडिक्शन है उनका 175(2) कि जनाब आप बहुत पावर है आपके पास, लेकिन 175(2) से तजावज नहीं कर सकते आप, जिसका हवाला मैं अक्सर देता हूं जी कि जब आइन में 62(1)(f) में तायात नाइली नहीं है तो आप उसको कैसे तायात कर सकते हैं। 63A में आइन में बताया गया है कि सिर्फ डी सीट कर सकता है और वो भी इलेक्शन कमीशन कर सकता है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो अभी चल रही थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, उसमें बहुत खूबसूरत बातें उन्होंने की है। एक तो उन्होंने कहा है कि 63A में अगर कोई गैप है तो वो पार्लियामेंट करेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। तो 62(1)(f) में भी जो गैप था वो मुद्दत का, उसको भी पार्लियामेंट ने करना था, आपने नहीं करना था। तो गोया वो फैसला खुद ही सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जो हम कहते हैं। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि एक नुक्ते का इजाफा नहीं कर सकता आइन में सुप्रीम कोर्ट का 172 कहता है कि आप हर कुछ कर सकते हैं, तशरीह कर सकते हैं, आइन को उठा के पटक सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन विद इन द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। बाहर तो नहीं जा सकते। हाँ, इसी तरीके से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वो रूलिंग दे सकता है जो विद इन द लॉ और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब 95 एक आइन मौजूद है, उसके तहत उस दिन सिर्फ अदम एतमाद की काउंटिंग हो सकती है, कोई रूलिंग नहीं दी जा सकती। तो डिप्टी स्पीकर की वो रूलिंग गैर आइनी, गैर कानूनी है। ये है केस का मतन जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। चुनांचे इस सिलसिले ही को डिस्कस किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इसमें पिटिशनर बहुत आ गए हैं, तो हर को सुनना है, तो इसी वजह से शायद इसमें डिले हो रहा है। और अब ये मेरा ख्याल है कल शायद हो सकेगा कि ये आपके हुकूमती अराकीन अपना देंगे और फिर आखिरी खालिद खान देंगे एंड देन सुप्रीम कोर्ट उस पर। तो शायद ये इतना लंबा नहीं होता। मैं इस पे अभी डाउट क्रिएट नहीं करता, क्योंकि ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये मामला आईने पाकिस्तान लेके गया, जैसे मरियम ने कहा, ये मामला पाकिस्तान की तारीख तय पाकिस्तान करेगी। मुस्तकबिल तय करेगा। ये मामला, क्योंकि पाकिस्तान के आइन को बहुत से लोग विद इन द पाकिस्तान ऐसे हैं जो हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं और कहते हैं कि ये चीज ऐसी, और हम कहते हैं कि जो भी शख्स आईने पाकिस्तान के अंदर आता है, मानता है, वो पाकिस्तान का मुहिब वतन शहरी है। अब ऐसे लोग जो आइन को निशाना बनाते हैं और कहते हैं आइन ही गलत है, आइन वो है, आइन फला है, और और फिर कल वो की कह सकेंगे, जिनमें बहुत से लोग हैं, महमूद अचकजई साहब का नाम है, एएनपी है, इसी तरीके से पीटीएम वाले हैं, इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बलूचिस्तान है, या जिन लोगों ने मसलन आइन के खिलाफ हथियार लेके खड़े हो गए, वो कह सकेंगे 196 अराकीन को और मुल्क की 10 आपके 11 बड़ी सियासी जमात को और 80% अवाम को कि आपने आइन को माना है, तो आप क्या फायदा हुआ, आपका इसी आइन ने आपको गद्दार कह दिया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत सोच समझकर मेरिट पे, नजरिया जरूरत पे नहीं, मेरिट पे फैसला देना चाहिए था, देना पड़ेगा। देखिए जराए अबलाग बाहर जो है, और पाकिस्तान का डॉन ने बड़ा अच्छा जुमला इमरान खान के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा ये शख्स किसी भी जमहूरी और हुकूमती ओहदे के काबिल नहीं है, किसी भी जमहूरी और हुकूमती ओहदे के काबिल नहीं है। ये डॉन में एडिटोरियल छपा है, जी जिसको दुनिया के
दीगर ज़राए अबलाग के लोगों ने मोहर लगाया है, और इसमें कोई शक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट अपनी तारीख नहीं लिखेगी, अपना मुस्तकबिल नहीं लिखेगी। अगर उन्होंने गलत फैसला दिया तो जो हशर होगा उनका वो तो होगा, माजरत के साथ, जो भी फैसले के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जिसके खिलाफ दुश्मन मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है पाकिस्तान के ऊपर आंख लगाए बैठा हुआ है, और पाकिस्तान की फेडरेशन को अगर किसी चीज ने जोड़ा हुआ है, मुख्तलिफ सोच के लोग, मुख्तलिफ जबान के लोग, मुख्तलिफ तरीके के लोग, नस्ल के लोग, मुख्तलिफ चीजों को इस आइन ने जोड़ा हुआ है। अगर इस आइन को नुकसान पहुंचा तो गोया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। कोई ऐसा फैसला जो आइन के खिलाफ गया, पाकिस्तान के खिलाफ गया, वो फैसला और वो लोग और वो तमाम जजेस उसके भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आज आइन अपनी दुहाई लेकर, अपना केस लेकर बकौल मरियम नवाज के इन जजेस के पास गया है, और इनको कहा गया कि फुल कोर्ट बनाए, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। हालांकि ऐसे मसले पे फुल कोर्ट बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया गया। 5 जजेस बैठे हैं, और इन 5 जजेस के ऊपर अब भारी जिम्मेदारी है। मुझे अपने इन मोहतरम जजेस पर पूरा एतमाद है कि वो कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत नाजुक मौका है। और एक और बात बता दूं जी, ये पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जो एक एटमी ताकत है, ठीक है। एक तरफ आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक खत को उठाकर खराब कर रहे हैं, आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और उसके उत्तहादी कर रहे हैं। एक नाकारा, नालायक, नाकाम और नापलीद हुकूमत के खिलाफ अमेरिका सुपर पावर और जो है वो आपके उनके इत्तहादी करेंगे। ये चीजें कहाँ ले जा रही हैं? ये चीजें ले जा रही हैं कि कल ये आवाज उठ सकती है, क्योंकि आप मुआशी तौर पर तबाह हैं, सियासी बहरान आप में है, आईनी बहरान आ चुका है, मुल्क में इदारों को बहुत मुतनाज़ा बना दिया गया है। इस वक्त अवाम में खाने जंगी पैदा कर दी गई है, और ऐसे मौके पे अगर हुकूमत में गैर संजीदा अफराद पैदा हुआ तो मुहज़्ज़िब दुनिया ये सवाल उठाएगी, जो कि बहुत से साजिशी मुल्क और मुल्क दुश्मन तैयार बैठे हुए हैं कि वो ये सवाल उठाएं कि ये कितने जिम्मेदार मुल्क है कि जिसके पास एटमी ताकत है। तो क्या ऐसा गैर संजीदा आदमी जो इस मुल्क का जो एटमी ताकत है वो इतने बड़े बड़े संगीन इल्जामात लगा रहा है, वो आगे किस हद तक इस अहम तरीन जो सलाहियत है उसकी हिफाजत कर सकेगा? गोया बहुत बड़ी साजिश है, जो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब इनडायरेक्टली, जो लोगों को इस वक्त समझ नहीं आ रही है, वो अपना रोल कर रहे हैं और मुल्क को उस नहज पे पहुंचा रहे हैं कि ताकि ये सवाल उठा दिया जाए महज अपनी हविस इख्तिदार के लिए, महज अपनी जो करप्शन और उन्होंने जो कुछ किया उसको बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए मुल्क को, मुल्क के इदारों को, कौम को वो तबाही के दाने पर ले आके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपने बड़ा मुफस्सल जवाब भी दिया कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है। इमरान खान साहब जो अपोजिशन पे इल्जाम लगा रहे हैं वो ये है कि ये सब के सब गद्दार हैं, गैर मुल्की कुत्तों से मिलकर हमारी हुकूमत गिरा रहे हैं, इसलिए गद्दार हैं। लेकिन यहाँ पे आज एक बड़ी अहम अपडेट हुई, रशिया ने बयान दागा है, उसने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत गिरा रहा है और पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। और रशिया ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इमरान खान साहब के साथ आजकल बड़ा तल्लक वास्ता है रशिया के साथ। तो जो कि अमेरिका के साथ हमारी 70% ट्रेड है, अमेरिका में हर वो ताकतवर अदारा बैठा हुआ है जिसकी वजह से हम मुल्क चलते हैं, IMF से लेके वर्ल्ड बैंक से लेके दुनिया की हर चीज है। तो क्या इमरान खान साहब रशिया को अंदर डालकर पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे तो सारे के सारे इस वक्त मौजूदा हालात में तो अमेरिका के साथ है, और अमेरिका चीख चीख कर कह रहा है कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया। तो गद्दारी कौन कर रहा है सर यहाँ पे अगर देखा जाए? बताओ कि जब ट्रम्प हारा था तो ट्रम्प ने भी तो इल्जाम लगाया था कि रशियन एजेंसी ने जो है ना मुझे हरा दिया, ठीक है। तो देखिए मुल्कों के दरमियान ऐसी बातें होती हैं, और दूसरी बात यह है कि ये इंटरनल मैटर होता है किसी का। आपने इस हद तक आपने इसमें मैंने कहा ना डिप्लोमेटिक रिलेशन तबाह कर रहे हैं। जो मुल्क इस वक्त सुपर पावर है, जिसके साथ आपके तजारती मसासिम है, डिफेंस के मरासिम है, जियोस्टेटिकल पोजीशन है, FATF है, आपने IMF उनको दिया हुआ, सिर्फ अपने मकासद, जाती मकासद के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। रशिया के लिए ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होती है कि आपने उनसे मिन्नत समाजत की कि एक बयान दाग दें
तो उन्होंने बयान दाग दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की चीज़ें करवा कर आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब कर रहे हैं। कोई मुल्क आइंदा आपसे आइंदा डिप्लोमेटिक रिलेशन में इस किस्म के कोई लेटर अगर देना हुआ, अव्वल तो कहा यह जा रहा है कि लेटर कहाँ भाग गए मजीद साहब। मैं फोन कर रहा हूँ उनको, मेरे बहुत अच्छे सलाम थे, दुआ थी उनसे, ताल्लुकात था असद नहीं मजीद उठा से। रहे। मैं अमेरिका में उनको कॉल कर रहा हूँ, उनसे बात करना चाह रहा हूँ, मेरे से वो मैसेजेस पे बात करते हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि सर क्या ये मरासला आपका है, क्या इसमें कंटेंट आपका है? तो वो तो कबा जवाब ही नहीं दे रहे। उनके करीब तरीन लोग कह रहे हैं वो तो अमेरिका से भागे हुए। आज मरियम ने डिटेक्ट कर दिया है कि वो ब्रुसेल में। ब्रसेल्स में बैठे हुए हैं। तो जी। कहने का मतलब ये है कि मुझे ये लगता है कि ये जो गेम खेला गया है, इसमें इमरान खान साहब, शाह कुरैशी साहब, मज़ारी साहिबा और कुछ और लोग ने मिलकर इस असद मजीद को फंसाया है। उसने कोई बात कही होगी, उसका फायदा उठाकर उन्होंने पूरा एक मरासला, जैसे मरियम नवाज साहिबा ने आज कह दिया कि ये मरासला इन्होंने खुद तैयार किया है और इस मरासले में जो है वो अमेरिका का, जो कि ऑलरेडी तीसरी दफा कह रहा है कि भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि अगर अमेरिका, मैं बड़ा हैरान हूं कि जब असलम बेग ये कहते हैं कि आर्मी चीफ पाकिस्तान का तय होता है तो अमेरिका करता है, वजीर आजम तय होता है तो अमेरिका करता है, तो ये चीजें आज से नहीं है, बहुत अरसे से ये पता है। तो अमेरिका अगर इंटरेस्टेड होता इस नाकाम हुकूमत को गिराने के लिए माजरत के साथ, तो उसको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी कि वो आकर एक एम्बेसडर को कहे कि भाई ये चीजें होनी चाहिए। वो एक अपनी एजेंसी को इशारा करेगा ताकि ये चीज खुफिया रहे और बहुत से काम हो जाएंगे। कौन सा ये इत्तेहादी जो है, अगर अमेरिका एक इशारा कर देता कि भाई तुम अपने वोट नीचे गिरा दो, तो कौन सा इत्तेहादी रुकता? सब भाग के स्टेट डिपार्टमेंट चाहते हैं और अपने मकासद हासिल करते हैं। ये बचकाना, अहमकाना ड्रामेबाजी है। इसको प्री प्लान, आप देखें, एक प्री प्लान ये खत, दूसरा प्री प्लान आपको नहीं लगा कि इन्होंने इधर, वो पढ़ता है एक लेटर, जी। एक लेटर जो है वो डिप्टी स्पीकर, सेकंड में डिप्टी स्पीकर वो लेटर पढ़ता है और उसके बाद उसी सेकंड में इमरान इमरान खान खान साहब। से आपकी आपकी रिक्वेस्ट जाती है कि जनाब असेंबली में तोड़ रहा हूं, और उसी सेकंड में जो है वो सदर साहब साइन कर चुके होते हैं। तो ये प्री प्लान एक उनका वो है। और मैं तो कहता हूं कि आइन तोड़ने की, मुल्क के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को तबाह करने की, एटमी सलाहियत के खिलाफ, आज याद नोट कर लीजिए, अगर इमरान खान को हमारे मुल्क के इस जजमेंट में मौका मिला और ये आदमी इस मुल्क का वजीर आजम रहा, तो याद रखिए इतने गैर संजीदा, जब डॉन लिख रहा है कि ये किसी ओहदे के लिए अहल नहीं है, जब बैन अवी के ज़राए अबलाग कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो कल ये सवाल उठा दिया जाएगा, जो बाइडन क्यों नहीं बात करता है भाई? कल ट्रम्प जो है वो, तुम ट्रम्प के साथ थे तो अमेरिका तो बहुत हसीन था, अमेरिका की वर्ल्ड कप। पॉलिसी हसीन थी, अमेरिका सब कुछ था, अमेरिका दोस्त था, अमेरिका दूसरा वर्ल्ड कप था। आज वो बात नहीं कर रहा है, तो इस अना में तुमने पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ी, और ये गद्दारी है, आइन शिकनी भी है और गद्दारी भी है, मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एटमी सलाहियत मुल्क है, आपके इस बचकाना हरकत की बुनियाद पर पाकिस्तान की मईशत ब्लैकलिस्ट हो सकती है, FATF पे आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वो मुल्क कभी नहीं चाहेगा, वो कह रहा है हम पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम किसी उसके साथ नहीं है। लेकिन एक शख्स कभी रशिया, कभी इधर, कभी वो, इस तरह की हरकतें जो कर रहा है और इस तरह के हालात पैदा कर रहा है, अब देखे ना खाना जंगी लोगों को उभार रहा है। अरे भाई, आपके 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 यही 20-30 हजार लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनको आप पूरी सरकारी सपोर्ट के साथ और इदारों के सपोर्ट के साथ, पैसों के सपोर्ट के साथ निकाल के लाए थे। यही 30-35 हजार लोग हैं जो आपके नजर आने वाले लोग हैं, जिनकी यहाँ पर शायद नहीं है कुछ, और वो आपको मानते हैं। बाकी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो आपको रिजेक्ट कर चुकी है। और अभी एक सर्वे भी आया था कि आपके इस कद को 65% ने उठाकर फेंक दिया है। मैं 65 नहीं, मैं तो 85 कहता हूँ, यहाँ तो फिर भी ख्याल रखा गया। तो माजरत के साथ इमरान खान साहब की जो भी एक्टिविटीज है, वो याद रखिए, आगे अगर कल कला को
ये बात सामने आई कि एक ऐसे मुल्क का जो एटमी मुल्क है उसका वजीर आजम इतना गैर संजीदा, इतना झूठा और इतना आपके गैर मेयारी है और इस तरह का नाअहल नाकाम आदमी है, उसके नीचे अगर एटमी ताकत की सलाहियत है तो सोचिए कि पाकिस्तान के लिए क्या बातें जो है वो आगे की जाएंगी। अल्लाह माफ करे मेरे मुंह में खाक कि ऐसे कभी वक्त आए, लेकिन इमरान खान वहां लेके जा रहा है मुल्क को, ये याद रखिए। ये कोई नफरत में नहीं की जा रही है, मेरा मुल्क है, मेरी मोहब्बत है। इमरान खान साहब अदम एतमाद फेस करते, थोड़ी देर इंतजार करते, वो अवाम में जाते, फिर जाकर रोना रोते, जो भी करते, और अवाम उनको अगर दोबारा चढ़ा देती आपके फूल, तो ठीक है, ये अवाम का फैसला है। लेकिन ये जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी अमल हो रहा है, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, ये कौम के खिलाफ साजिश है, ये पाकिस्तान की अहम इदारों के खिलाफ साजिश है, ये एटमी सलाहियत के खिलाफ साजिश है, गोया मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है और ये मरकज में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पंजाब असेंबली में भी लगता है कुछ साजिश हो रही है। चौधरी परवेज इलाही साहब अपने स्पीकर होने का क्या फुल फायदा नहीं उठा रहे? उन्होंने 16 अप्रैल तक इजलास मुलतवी कर दिया है सर। लेकिन बात तो साफ है ना कि वो जब मरकज में गैर आईनी काम हो रहा है तो यहाँ पर इस किस्म के हालात पैदा करने में कितनी देर, उनको पता है उनकी आज इमरान खान की पार्लिमानी जो आपकी उसमें थे 54 अफराद मौजूद नहीं थे। सोचिए, लोग भाग रहे हैं, लोग ऐसे शख्स से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी भी भागना चाहता है। अब आपके वो जो क्या नाम है, वो जो दुबला पतला डिफेंस मिनिस्टर है, क्या नाम है उसका, परवेज खटक, परवेज खटक वो भी साहब। भागना चाहता है। अच्छा, बाकी लोगों ने तो इनको छोड़ दिया है, जैसे इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं वो हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, और जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी हाथ जोड़ दिया है। फहमीदा मिर्जा, फना दिस डैड, जो सुलझे हुए लोग हैं, इससे भाग चुके हैं। इसके पास यही दो तीन गंद है, शेख रशीद, फवाद चौधरी, जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। कोई, आप देखें ना किसको खड़ा किया है उसने, इतने बेहतरीन बेहतरीन वकला के सामने गैर आईनी बुनियाद पे बाबर अवान साहब को लाया है, अली जफर को सर लाया है। आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं सर, ऐसे तो ना करें बाबर रहमान तो साहब। मैं ये बात तो कह रहा हूं कि उन्होंने इतने बड़े बड़े वकला के सामने खड़ा किया है किसको। अब वो कौन है नईम बुखारी, वो तो बेसिकली उस जमाने में, क्योंकि जुडिशरी पूरी प्लांटेड थी, देना था, तो वो जो भी उन्होंने रात को दिन कहा, उन्होंने कहा हाँ सर, आपकी स्टेटमेंट तो बड़ी जबरदस्त है। नईम बुखारी जो एक ठगे का आपके वकील नहीं है, माजरत के साथ, कोई, एक मैं नहीं, कॉमेडियन है। मैं कहने वाला कोई नहीं होता हूं। आप किसी भी बड़े वकील से बात कर लें, किसी भी बड़े वकील से, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े वकील है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है, उससे कहें नईम बुखारी के मुतालिक बताएं वो क्या है। आप यकीन कीजिए 99% लोग कहेंगे ये तो यार धड़े का भी वकील नहीं है, उसको खड़ा कर दिया है। अब ये कोर्ट वो नहीं है जो एक प्लांटेड कोर्ट थी, तो यहाँ तो इनकी धज्जियां बिगड़ जाएंगी, सोचे ना, क्योंकि इनके पास कोई कुछ नहीं है, कोई इनके साथ लड़ने को तैयार नहीं था। वही नईम बुखारी, वही अली जफर। लेकिन शर्म आती है, एसएम जफर का बहुत बड़ा नाम है, देखिए ना, खालिद खान जो कि सपोर्ट में था, लेकिन आज उसने चंद अल्फाज कह दिया कि मेरी ये आखिरी वो है, वो भी जा रहा है, वो भी भाग रहा है इनसे। उसने तो पहले ही इस तब, कौन रहना चाहता है इनके साथ, यही दो चार लोग जिनकी जिंदगियां और मुस्तकबिल इनके साथ जुड़ा हुआ है, और जो इनको तवे पे चढ़ा चुके हैं, और अब इस तवे पे इन्होंने गुलना है, और कुछ नहीं है। इमरान खान साहब, आपका मुस्तकबिल अडियाला जेल है, आइन शिकनी की सजा आर्टिकल 6 है, आप इससे भाग नहीं सकेंगे, जो भी कुछ कर ले। आपने आइन तोड़ा है, हम आइन से बात कर रहे हैं, अगर आइन किसी ने भी तोड़ा होता, हम अगेंस्ट में बात करते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी आ रही है, मुझे आ जी रही जी। है। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा एक बात इसमें बताइएगा कि जिक्र कर चुके हैं आप, लेकिन सर ये तो सिलसिला चल निकला है, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस चोरी सर्वर ने की है, और उसके बाद अलीम खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि, और बल्कि कल रात उनको जो उनकी ऑडियो लीक हुई वो भी आपने सुनी हुई थी जनरल आसम मनीर साहब के हवाले से, कि वो इमरान खान साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि आपकी बेगम बराबर जो भी है वो, तो ये सिलसिला चल निकला है। अभी ऑन चौधरी साहब आ सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जहांगीर तरीन साहब आ सकते हैं, इमरान खान के अपने लोग, जो आपने कहा कि नहाते खाते पीते सोते इकट्ठे, तो इमरान खान साहब क्या रह सकेंगे? क्या
कुछ बचेगा उनके हाथ में जब ये सारे लोग सामने आ जाते हैं तो? मैं आज मरहूम नईम उल हक को याद कर रहा था। अगर नईम उल हक साहब आज जिंदा होते तो वो भी अलीम खान साहब की तरह खड़े होते। वो भी आपके, क्योंकि आखिरी मौके पे जब वो बीमार थे अपने घर पे, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी जी। और उन्होंने जो बातें की थी मैं इस वक्त टीवी पे बता नहीं सकता माजरत के साथ। उस वक्त जब वो बीमार थे और इमरान खान के साथ थे, मतलब उस वक्त ही उन्होंने जबान खोल दी थी और बता दिया था कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, इमरान इस्माइल क्या कर रहे हैं, जुल्फी बुखारी क्या कर रहे हैं, इमरान खान क्या कर रहे हैं। तो मेरे पास उनके वो अल्फाज हैं, लेकिन मैं वो नहीं इस वक्त मंजर आम पे लाना चाहता, क्योंकि वो इस वक्त इस मुल्क में नहीं है। और ये जो लोग हैं माजरत के साथ, ये जिंदा तो जिंदा मुर्दों को भी गालियां देंगे, ये जो हम्म। इतने गलीज तरीन मीडिया सेल है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अहमद जवाद भी सामने आ गए। आप देखिएगा आने वाले वक्त में यही फवाद चौधरी, यही शेख रशीद भी इमरान खान साहब की कपड़े उतार रहे होंगे। तो यही आपके जो लोग हैं ना, ये शहजाद अकबर, ये कपड़े उतार रहे होंगे, यही फराह खान कपड़े उतार रही होंगी। आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से अभी भी चंद लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ओन चौधरी तो मैं बता रहा हूँ ना, ओन चौधरी तो एक जिस्म दो जान थे। जी मसलन जी जी, इमरान सब इंतजाम वही इमरान किया करते थे ना। हाँ जी जनाब, बिल्कुल। मैं तो जानता हूँ, मैं उनके बहुत करीब देख के आया हूँ। तो ओन चौधरी के बारे में ये कहा जाता है कि ओन चौधरी शायद एक ही जिस्म दो जान वाले थे, कि अगर इमरान खान साहब के सर में खुजली होती थी तो वो उनके सर में भी होती थी। तो इतने बड़े राजदार हैं, और वो उस चीज के भी राजदार हैं माजरत के साथ। वो ये है कि जो इनकी सारी शादी और ये सारा कुछ हुआ है, उसके भी वो राजदार हैं। तो वो अगर मंजर आम पे आ गए और उन्होंने आपके वो कहते हैं ना, आपके ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा, या उन्होंने चंद लोगों के साथ जो बातें की हैं, अगर वो वाकई खड़े होकर उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, तो फिर आप यकीन मानिए कि चेहरे पे से तो नकाब, नकाब से चेहरा मैंने कहा है, चेहरे से नकाब जो है, वो जो है वो उतरेगा, और उतर रहा है, बहुत तेजी से उतर रहा है। और ये मकाफात अमल है, अल्लाह की पकड़ है। इमरान खान साहब, तकब्बुर का अंजाम बहुत बुरा होता है। आपको एक बहुत आला मुकाम पे ले जाके अल्लाह मियां ने इतनी तेजी से गिराया है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी वजीर आजम को इतनी जिल्लत आमेज जो है वो शिकस्त नहीं हुई है जो आपको हुई है। और अगर आप वजीर आजम के ओहदे पे जबरदस्ती बरा जिम्मा है, तो याद रखिए ये भी थोड़ी दिन की बात है। वक्त जो है वो आपका, जो आप कर रहे हैं, जिस तरह आप जा रहे हैं, उसका वाहिद रास्ता ये है कि आपको हाउस अरेस्ट किया जाए। आपको, आप ऊपर आइन आर्टिकल 6 और पाकिस्तान की एटमी सलाहियत, पाकिस्तान की मीशत, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी और इन तमाम पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने का मुकदमा होना चाहिए। और अगर आप उसमें बरी जिम्मा होते हैं, बिल्कुल हो, लेकिन मेरिट पे ये सारे इल्जाम इस्टेब्लिश हो रहे हैं। करप्शन तो सामने आ रही है, फॉरेन फंडिंग भी आ रहा है, फराह खान भी आ रही है। और अफसोस की बात ये है, माजरत की बात ये है कि ये निशानात जो हैं वो आपके घर तक जा रहे हैं। आपने अपने घर को भी दागदार कर दिया, अपने शरीक हयात को भी दागदार कर दिया। हम देखिए इतनी इज्जत से नाम ले रहे हैं, कुछ नहीं बोले, मरियम ने भी नहीं कुछ बोला। और अगर आपको ये किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की हवाले से इस तरह फराह खान और पीएम हाउस तक जाती, तो आपने तो परखचे उड़ा देने थे। आपने तो मरियम के, आपके जो बेचारी की डेथ सेल के ऊपर कैमरे लगा दिए थे। क्या कुछ नहीं जुल्म है, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन एहतियात करती है। आप पर इल्जामात वो लगा रहे हैं जो आपके साथी हैं, जो जी आपके राजदार हैं, जो आपके दोस्त हैं। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर मुकाबला है तो सामने आके कर लो। वो मैसेजेस और वो तमाम चीजें अभी भी शो नहीं कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि अगर हमने शो कर दिया तो आप किसी काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन शाबाश है इस आदमी को कि इसके तमाम चीजों के बावजूद के चारे चेहरे नकाब उतर चुके हैं। पता नहीं कौन सा आईना इसके सामने है ऐसा कि जिसको ये देखते हैं तो ये साफ सुथरे नजर आते हैं, हालांकि ये काले, बदे, बदतरीन और कई इल्जामात के तहत बेनकाब हो चुके हैं। बेनकाब हो चुके हैं।
डॉक्टर साहब, ये फराह खान साहबा का अभी बड़ा जिक्र हो रहा है और वो चली भी गई हैं। डॉक्टर साहब, वो बैग देखा है आपने, जो वो बैग यूज करी है? मैंने सर्च खुद किया है। वो $3,26,000 का बैग है, जो उसके सामने पड़ा हुआ वो यूज कर रही है, और वो हकीकत में इतने का करोड़ों रुपए का बैग बनता है। मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है। फराह खान जैसे लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, या एक कमजोर चीफ मिनिस्टर को लगाया था पंजाब को, ये यही मकसद था उस्मान बुजदार साहब जैसे, जो मतलब कुछ ना कहें, जिस चीज पे आए वो साइन करते जाए, और बैक एंड पे फरा जैसे लोगों से करप्शन करवाई गई है? जी, मैं पहले तो जब बुज़दार साहब आए थे तो मुझे ये बात याद आई कि हर वज़ीर आज़म ये चाहता है कि सूबे का वज़ीर आला उसके कंट्रोल में रहे। और वो मैं उसकी एक मिसाल दूँ, मैंने आसिफ अली ज़रदारी साहब से कहा कि आप यार कायम अली शाह के बजाय खुर्शीद शाह को लगाएँ। कायम अली शाह अब बुज़ुर्ग भी हो गए हैं और ज़रा स्लो वो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या समझते हो कि मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह मुमताज़ भुट्टो को लगा दूँ? तो ये जो स्टेटमेंट उनकी है, मैं आज ऑनर कर रहा हूँ, ये होता है लोगों में। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बुज़दार साहब को लगाने का मतलब ये है कि वज़ीर आज़म एडमिनिस्ट्रेटिवली खुद उस सूबे को चलाएँ। यहाँ तो बुज़दार साहब को लगा के एक ऐसी शख्स को जिसके ऊपर किसी का, मसलन खातून को लगाया गया। देखें इसका आप दिमाग देखें इन साहब का, कि इन्होंने खातून को लगाया। और अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि आया इसमें इमरान खान डायरेक्ट इन्वॉल्व है या इमरान खान के पीएम हाउस इसमें इन्वॉल्व है, आप समझ गए होंगे इशारा। क्योंकि उस खातून को रखा गया और उस खातून के ज़रिए सारी करप्शन, और बुज़दार साहब को हुक्म था कि आपने इस खातून की कोई बात जो है वो रद्द नहीं करनी है। मैं तो बहुत पहले ये जब पिंडी के एडिशनल रेवेन्यू आपके कमिश्नर और कमिश्नर जिनको एक जुम्बिश कलम से हटा दिया गया, तो जब मैंने उनसे राब्ता किया तो मुझे उन्होंने कहा कि जी मुझे हुक्म था कि मैं जंगलात की जो ज़मीन है, जो लीज़ है, उसमें पाकिस्तान के लैंड माफिया के एक बहुत ही अहम शख्सियात और ये जुल्फी बुखारी और इन लोगों के हवाले कर दूं बकौल उनके। तो उस बुनियाद पर मैंने रजिस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऑर्डर, उन्होंने कहा तुम्हें अपनी नौकरी बर्दाश्त करनी है, ये ऑर्डर देना है। फिर दूसरे ही लम्हे दूसरे दिन मैंने सुना है कि जनाब ऑर्डर आ गया और उनको फारिग कर दिया गया और फिर किसी और को लगा दिया गया। फिर उन्होंने मुझे ये सब बातें बताई, पेपर्स भेजे कि देखें एक नहीं कई लोगों को निकाला गया है। और फिर उसके बाद जो दूसरे लोग थे उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि जी हमसे बहुत पैसे लिए गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये वक्त नहीं है मुनासिब कि हम बता सकें। तो हम तलाश करते रहे, तो वो बहुत खूबसूरती से इमरान खान साहब ने या उनकी जो उनके लोग हैं उन्होंने जो है वो बहुत बेहतरीन अंदाज से फराह खान को पीछे बैठाया और बुज़दार को सामने रख कर पंजाब में वो करप्शन की है कि ये जो 3.5 करोड़ रुपए या $3.5 लाख का जो पर्स है, ये कोई मायने नहीं रखता। मैं बताऊं आपको, जब बात खुलेगी ना तो आपको अंदाजा होगा कि अरबों रुपए की करप्शन यहाँ हुई है। क्योंकि 6,000 इलीगल सोसाइटीज को जो चंद पैसों जी। पे लीगलाइज किया गया है, सिर्फ उन्हीं का पैसा अगर निकाल लिया जाए तो मैं बता दूं वो अरबों रुपए में जाता है। तो आपको ये अंदाजा होगा कि अरबों रुपए, अब ये ट्रेस करना है। अब फराह खान को पकड़ कर ये पूछना है कि ये जो अरबों रुपए आपने लिए हैं ये गया कहाँ है? क्या ये बुज़दार क्या? ने लिया या ये पीएम हाउस गया है? और पीएम हाउस गया है तो पीएम हाउस से फिर कहाँ गया है? क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? पैसा उसके जरिए भेजा गया है? जो इल्जामात जो कुछ थे वो सब कुछ सामने आएंगे और बहुत भयानक आएंगे। बहुत भयानक आएंगे। अभी हमने ये प्राइस की बात की है, तो कुछ दोस्त प्रोग्राम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शायद ये गलत है, ये झूठ है। तो मैंने एक लिंक सेंड किया है, इसमें कमेंट्स बॉक्स में आप लोग उस पर क्लिक करके उस बैग की वेबसाइट पे जाके कीमत चेक कर सकते हैं, और शायद आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। $3,26,000 का बैग है, और कहते हैं कि ये जो हमेशा ये जो आपका मगरमच्छ होता है उसकी खाल से ये बनता है। तो इसके बारे में आप लोग सर्च भी कर सकते हैं कि ये अरे इतना महंगा हीरे है। का हार भी तो मिला है ना। जी, वो मलक रियाज साहब वाला, वो जो मलक रियाज साहब के मतलब एक। कहने का मतलब ये है कि एक शख्स को हीरो का हार मिल रहा है, तो उसके लिए ये बैग की क्या आवश्यकता है? हीरो का हार क्या है? क्या वो सियासी रिश्वत नहीं थी? क्या उसके जरिए बहुत सारे काम नहीं हुए? तो वो जो हीरे का हार है, क्या वो $1 का है? क्या ये $1 लाख का है? तो ये बैग की क्या बात? जिसके पास रोजाना की पोस्टिंग हो रही है, जी, जैसे पोस्टिंग अरबों हो रुपया। रही है, आपकी उस पोस्टिंग पे 3-3 करोड़ तो लगा लीजिए। अगर आपने 100 पोस्टिंग भी कर ली
तो कहाँ पहुंच गया। तो 100 पोस्टिंग नहीं है, पंजाब बहुत बड़ा है भाई, और सुबह शाम पोस्टिंग हो रही थी और कई जगह लोगों को लगाया जा रहा था, हर ओहदे पे लगाया जा रहा था। इवन के इदारों के अहम जगहों पर भी ये इल्जामात सामने आएंगे, जो सरबराह लगाए गए हैं, एडिशन सेक्रेटरी लगाए गए हैं, सेक्रेटरी लगाए गए हैं। अभी तो सिर्फ कमिश्नर की बात आ रही है ना, अभी तो सिर्फ एसएचओ की बात आ रही है। अभी तो ये भी आएगा कि किसी इंस्टीट्यूट का जो मुख्तलिफ ओहदेदार हैं वो कैसे लगे, कहाँ से लगे, क्या वो किसी ने 3 करोड़ दिया तो हो सकता है वहां पे 25 करोड़ लिए गए हों। वो तो जनरली एक बात उन्होंने की जो उनके सामने है, लेकिन जब ये बात खुलेगी तो पता चलेगा। और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो $3,26,000 का बैग ना खरीद सके, वो जिसके नीचे पैसा ही पैसा हो, अरबों और खरबों रुपए सामने नजर आ रहा हो, कोई मुश्किल है। जिसको तोहफे में हीरो का हार दिया जा रहा हो, आप सोचिए जरा। मैं अंडर द ओथ हूं एक वाक्य का, जो मुझे एक बहुत ही बड़े आला मतलब के पोस्ट पे बैठे पार्टी के अहला, उन्होंने कुछ फरा के बारे में मुझे कुछ ऐसा बताया और साथ में ये भी बताया कि अंडर द ओथ है, तो मैं वो बता नहीं सकता कि वो पैसे किस तरह डिलीवर होते हैं, किस तरह आते थे। और उस वक्त मुझे था कि यार इतने पैसे इस तरह आते हैं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन अभी ये बात मुझे तो डिटेल में शौहर भी यही काम कर रहा जी था, वो भी जी बात है। जी जी गुजर साहब, जी शौहर जो एहसन गुज्जर है, उसकी शिकायत तो बहुत पहले मिली थी। जी जी वो बाज़ाब्ता कोई मतलब चारपाई पे, और ये जो है ना, वो जो जिनकी शादी हुई थी उनके बेटे वगैरह सब इस करप्शन में इन्वॉल्व हैं। खबर मानी का कि उनकी फैमिली ने कहा कि हमें नहीं पता था कि वो इस तरह की है, अभी अभी उन्होंने बयान पता दिया। चलेगा ना, खावर मानिका जो इन्वॉल्व हो रहे हैं और जी उनके बेटे इन्वॉल्व हो रहे हैं और बाकी इन लोगों के बेटे इन्वॉल्व हो रहे हैं, अभी तो खुलेगा। अभी तो इन्हीं की सुनामी। हुकूमत के अपने लोग खोल रहे हैं। तो सोचिए कि जब नहीं, क्यों नहीं आने देते हैं इमरान खान हुकूमत। सही कह रही है मरियम कि ये जो 4 महीने की हुकूमत आएगी, इसमें सख्त तरीन एहतसाब होगा और फिर लोग फर बोलेंगे, फिर ये नैब वाले बोलेंगे, फिर ये एफआईए वाले बोलेंगे, फिर ये जो लोगों ने पैसे दिए वो भी बोलेंगे, फिर फराह खान भी बोलेंगे, फिर शहजाद अकबर भी बोलेंगे, सब बोलेंगे। ये बिल्कुल बहुत बड़ी एक वजह है, ये जो इमरान खान साहब डायरेक्ट ये सब कुछ करना चाहते हैं ना कि ऐसे इलेक्शन करवा दें ताकि सब कुछ अंडर अंडर, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये टाइम मिलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद छोटा सा क्वेश्चन, हमारे पास भी रोजा खुलने का टाइम है, आपका भी काफी टाइम ले लिया। बड़ा हर तरफ से ये डिमांड की जा रही है, हर पार्टी के रहनुमा की तरफ से, बल्कि बड़ा सख्त किस्म का मौकफ अपनाया जाए। आज जो शहबाज साहब ने कहा है, हमने शहबाज साहब को कम अज कम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या जनरल बाजवा साहब के खिलाफ कभी इस तरह बोलते हैं देखा। आज उन्होंने भी कहा कि अगर हम खिलाफ नहीं आजाद बोला है। आप तस्हीह करें अपने जुमले को कि शहबाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोला कोई बात। नहीं, खिलाफ नहीं बोला, सख्त बोला मैंने, तस्हीह सख्त कर बोला, दें, सख्त 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 तरीके से, सख्त। सख्त तरीके से उनको कहा जाता था कि वो बड़े सॉफ्ट कॉर्नर। सॉफ्ट हैं, तो उन्होंने सख्त तरीके से जी सवाल उठाया। जी। लेकिन अगर मैं ये तस्हीह नहीं करता तो ये जुमला आपका बड़ा गलत पकड़ लिया जाता चले, कि मैं आप बिल्कुल मैं अपोलोजाइज भी करता हूं और मैं अपने करेक्शन करता हूं कि बड़ा उन्होंने जिस तरह से कहा है। डॉक्टर साहब, अदारे ने ये कहा है कि हमारा वो जो स्टेटमेंट है वही है। इतनी एक एक बयान देने में या डीजीएसपीआर के सामने आके कह देने में जी ऐसी कोई बात नहीं हमारे पास नहीं है, हमने तो इमरान, बल्कि उनके हवाले से तो अहमद मीर साहब और आपने भी ये कहा था ना कि उन्होंने कहा है, तो वो क्यों नहीं सामने आके एक खुला डुला सा बयान दे देते ताकि अदालत भी वाजे, आवाम भी वाजे कि है क्या। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सिचुएशन ऐसी है कि सामने एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो जो इस चीज जो एक जिम्मेदार शख्स नहीं है। डरते डरते हैं तो इमरान खान से। नहीं नहीं नहीं, डरने वाली बात नहीं है। जी बात यह है कि जी ये एक अहम तरीन इदारा है पाकिस्तान का, और अहम तरीन इदारा जो है उसने अगर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको इन चीज़ों में शामिल किया जा रहा है और ऐसी सूरत हाल में उनको मुतनाज़ा मज़ीद बनाया जा रहा है, तो वो अपनी गैर जिम्मेदारी का सिलसिला नहीं करेंगे। हाँ, अब जबकि अपोजिशन के अहम तरीन लीडर उनसे ये कह रहे हैं, खुद तकाजा कर रहे हैं कि आप वजाहत दें, तो यकीनन उनको वजाहत दे देनी चाहिए, जी बिल्कुल देनी चाहिए। और अगर नहीं देंगे तो फिर इदारे के ऊपर शुकूक व शुबात आते रहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग जो इदारों के लिए थोड़ा नेगेटिव होते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा उछालते हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि इदारा इन चीज़ों में जो इस वक्त चल रही है मामला, वो बहुत ख़तरनाक है। वो बहुत परेशान है
कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात है और फिर एक ऐसा शख्स सामने है जिसके मुंह में आपको पता है कि कोई देर नहीं लगती है कुछ कहने में, तो वो बड़ा एहतियात से शायद काम ले रहे होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है ये एहतियात से बढ़कर बात हो गई अब है कि शहबाज शरीफ जैसी शख्सियत, जी, वो हमेशा सॉफ्ट होते हैं, उन्होंने भी इदारे को वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। तो ये इदारे को आकर अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देना चाहिए कि आया, हालाँकि इनडायरेक्टली आ चुका है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है। लेकिन अगर डीजीआईएसपीआर एक बयान देता है, तो मैं शायद वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोच रहे होंगे, डरने की बात नहीं है, लेकिन वो इस वक़्त तक सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं किया है, तो वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से ही वो साहब बैठे हुए हैं ना, तो एज़ ए वज़ीर-ए-आज़म वो कोई ऐसा जुमला कह दें जो मुल्क के लिए, इदारे के लिए नुकसानदेह हो जाए बहुत बड़ा, तो हो सकता है वो एहतियात कर रहे हों, लेकिन अब वो मौका नहीं है। अब क्योंकि बहुत बड़ी पोज़ीशंस की जो रहनुमा है, तकरीबन सब ने आकर कहा है कि आप भारी बात। वज़ाहत कि ये क्या चीज़ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हो सकता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी हेल्प हो जाए अगर वो सामने आ जाए तो इसमें कोई शक नहीं। बट देखते हैं जैसे आप कह रहे हैं कि वो जिस एहतियात का वो अगर एहतियात है तो इट्स ओके, देखते हैं अल्लाह खैर करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब बिल्कुल आखिरी सवाल, मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी? मेरी नज़र में एक परफेक्ट उन्होंने बड़े एहतियात से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले भी देख रहे हैं, उसके बारे में आप बात भी करते हैं। क्या देख रहे हैं सर? वो मरियम नवाज़ साहब वाला केस जो है वो अभी तक लटकाया जा रहा है। मरियम नवाज़ आने वाले जो इलेक्शन है उसमें इलेक्शन लड़ रही हैं। आप समझ रहे हैं कि ये सजाएँ-वज़ाएँ आगे पीछे हो जाएँगी? 2000% जिस 2000% जिस दिन आपके ये जो आपका ये मैटर रिज़ॉल्व होता है, उसके बाद उनका ईद के बाद जो मेरा ख़्याल है, उसके बाद वो जर्मन जानू भी भाग जा जानू जर्मन भी भाग जाएँगे और नैब जो है वो रोती-धोती वहाँ पहुँचेगी कि माई-बाप हमें माफ़ कीजिए अदालत, हमसे प्रेशर था, झूठा बयान दिलवाया गया, हमको ये किया गया, हमको वो किया गया। फिर वो सारी चीज़ें सामने आएँगी और मरियम नवाज़ साहिबा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, कानून की नज़र में वो बरी हो चुकी हैं, बाइज़्ज़त बरी हो चुकी हैं और अब सिर्फ़ अदालती एक अ, ब फैसला है, वो भी लिखा जा चुका है, सिर्फ़ एक सिग्नेचर होना है और ये तमाशा जो इस इन्होंने मचाया हुआ है इस मुल्क और इस आइन, इसका ज़रा सद्दे-बाब-तल हो जाए, फिर देखिएगा अगली पेशी में मरियम नवाज़ साहिबा बरी बरी होके किस तरीके से लाहौर पहुँचती हैं और फिर वहाँ की मिठाइयों की दुकान जो है वो खाली खाली हो होती जाती है। है। तो शी मतलब कि अगली नेशनल असेंबली में वो एमएनए है। जी, बिल्कुल मेंबर हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म वो अभी नहीं आएँगी, जी, क्योंकि आने वाला वक़्त वज़ीर-ए-आज़म उनका है। वो नवाज़ शरीफ साहब की भी बहुत बड़ी ख़्वाहिश है और अब तो पीएमएलएन और पूरी कौम उनको बहुत पसंद करती है और वो ये चाहती हैं कि और बहुत सुलझी हुई और बड़ा अपने आप को उन्होंने पॉलिश किया है और अपने आप को उस जगह पे ले आई हैं। मेरा ख़्याल है ये जो इलेक्शन के बाद नेक्स्ट इलेक्शन होगा, उसमें जो मेन कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर का पीएमएलएन से होगा, वो मरियम नवाज़ साहब हैं। वो मरियम नवाज़ होगा। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर और साहब अब बहुत शुक्रिया। जी, इस वाले इसमें एमएनए बनने के बाद हम उनको एक बड़े ज़बरदस्त हुकूमती बेंच में एक एमएनए देखेंगे, जो एमएनए की सीट पे खड़े होकर पार्लियामेंट में अपोज़िशन को ललकार रही होंगी। क्योंकि अब उनके अंदर जो सलाहियत हम देखते हैं बोलने की, अल्फ़ाज़ का ज़ख़ीरा है, कॉन्फिडेंस है, उनका विज़न है, उनकी अदायगी है, उनका वो देखिए आज उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं वहाँ अटक गया था जब उनसे सवाल पूछा गया था रशिया का, तो जी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि मैं अपनी ज़िम्मेदार एक शहरी हूँ और मैं कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहूँगी, हालाँकि मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ। ये मामलात इदारों का है, ये फ़ॉरेन अफ़ेयर्स का डिपार्टमेंट है, वो इसको डील करे, सफ़ारत इसको बड़ी खूबसूरत, बड़ा ज़बरदस्त बात। तो ये होती है ग्रिप जो कि नज़र आनी चाहिए, जो नज़र आ रही है। तो गोया बहुत तेज़ी से उन्होंने अपने आप को जो है ना मैच्योरिटी के उस जगह पे ले आए हैं जहाँ बड़े-बड़े लीडर होते हैं। तो आने वाला और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तो पूरी दुआएँ भी हैं, कोशिश भी है कि भाई और अच्छा है कि वो एमएनए की उस 5 साल को या 4 साल को, ये जितने दिन की भी पार्लियामेंट होगी, उसमें पार्लियामेंट की जो आपके एक्सपीरियंस है उसको गुज़ार कर अगर वो वज़ारत उज़्मा पे जाती हैं, तो उनके लिए और अच्छा होगा।
उनके लिए और अच्छा होगा। डॉक्टर साहब बड़ी ज़बरदस्त बात, लेकिन अभी आपने ज़िक्र किया है मियाँ साहब का 2 दफ़ा। सर प्रोग्राम तो मैं ख़त्म कर चुका और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये आखिरी सवाल है मेरा। 2 दिन पहले मियाँ साहब के गार्ड ज़ख्मी हुए, वहाँ पे आपने देखा वो जो हुआ, और कल वो वीडियो जो है वो शायद आपने अगर देखी होंगी तो शर्म सी आई है मुझे कि हम लोग ये अपने पाकिस्तान का नाम यहाँ लंदन की सड़कों पे, और मज़े की बात है आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि लंदन में मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई ऐसी नस्ल बसती हो और वो इंग्लैंड में या लंदन में ना हो। वहाँ पे हमने क्या तमाशा बनाया हुआ है, और वो जो लोग आए हुए थे, मैं रहता हूँ यूरोप में, मुझे पता है वो लोग जो क्लब इसके बाहर खड़े होते हैं, गार्ड वगैरह, वो लोग थे। दे वाज कोई भी तरह से उनको नहीं कहा जा सकता वो पीटीआई के सपोर्टर है, कुछ हो सकते हैं। तो सर ये हरकतें अभी तक पीटीआई कर रही है और पेड है डेफिनेट, तो क्या इनसे सर फरमाएंगे इस पे? इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? ये लफंगा गिरी, गंदगी, गालम गलोच और आपके छिछोर पाई, इवन इनके अपने लीडर कह रहे हैं, सरवर साहब, अगर मुझे गाली दी तुम लोगों ने, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग गाली जी। दे रहे हैं मुझे। उन्होंने कहा अगर गाली दी तो मैं और एक्सपोज कर दूंगा। अलीम खान कहते हैं अगर दम है तो आओ गाली दो, मैं इन चीजों को। तो कहने का मतलब है इनके पास गाली। और मैं एक बात बता दूं आज आपको, मैं जी। खान साहब को ये बात पहले बता चुका था। खान साहब, आपके जो वर्कर है ना, वो एक आंसू गैस नहीं सह सकते, लेकिन जो दूसरी सियासी जमातों के वर्कर हैं ना, उन्होंने कोड़े भी सहे हुए हैं, फांसी भी सही हुई है, गोलियां भी सही हुई हैं, बहुत कुछ है। अगर जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात कही थी कि हमने अपने वर्करों को अगर इशारा कर दिया तो आपके वर्करों को बिलों में भी जगह नहीं मिलेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके तवस्सुक से कि आप बदमाशी कर रहे हो अपने लीडर्स के कहने पर, उछालगिरी कर रहे हो, ठाईगिरी कर रहे हो, ये गंदगी कर रहे हो, करवा रहे हो। लेकिन अगर ये इशारा सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नहीं चाहते कि ऐसे हालात हो कि खाना जंगी हो, तो मुई बेवतन कौन है? कौन ये देख रहा है कि मार्शल ना लगाए? जमहूरी सिस्टम को कौन सपोर्ट कर रहा है? तो इसीलिए वो अपने वर्करों को हालांकि मैंने सुना है कि तमाम लोगों के वर्कर अब एमक्यूम, आप एमक्यूम को भी गालियां दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। उसने भी ये कह दिया कि हमें मजबूर ना करें कि हमारे वर्कर जो हैं वो निकल के आए। तो अगर उनके वर्कर कराची में निकल आए, जेयूआई के निकल आए, पीपल्स पार्टी के निकल आए, पीएमएलएन के निकल आए, एएनपी के निकल आए, बलोच वो बाप के निकल आए, और दूसरी बात यह है कि अख्तर मैंगल के निकल आए, शाहजहां बुख्ती के निकल आए, तो सोचिए फिर ये पीटीआई के वर्कर कहाँ जाएंगे? बिलों में? ये बिलों में भी नजर नहीं आएंगे। तो अगर वो लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये सारी चीजों के बावजूद और आपके वर्कर एक मार या एक थप्पड़ नहीं खा सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक आंसू गैस नहीं सह सकते, क्योंकि आप अभी उस प्रोसेस में ना तो आप ना आपके वर्कर फेस कर सके हैं। तो इसलिए ये हरकत करके फायदा कुछ नहीं है। अगर दूसरी सियासी जमातों ने इशारा कर दिया अपने वर्करों को, तो इमरान खान साहब फिर आप अपने घर से भी नहीं निकल सकेंगे। और जो आपके वर्कर हैं, बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के, मैं इसकी तायीद करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक सियासी वर्कर रह चुका हूँ। मैं देख चुका हूँ कि इनको बिलों में भी जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, और मरियम नवाज ने ये कहा भी है कि अगर हमने लाहौर में अपने वर्कर को कह दिया तो इमरान खान साहब आप यहाँ पे घूम नहीं सकते। तो ये शराफत है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त पीडीएम जितनी अच्छी सबर की सियासत कर रही है, इसकी शायद मिसाल ना मिले। हालांकि इसमें मौलाना फजल मान साहब कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने 1 घंटे में पूरा मुल्क बंद करके दिखाया भी था। तो इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला की जात करम करे, मेहरबानी करे हमारे। पीपल्स पार्टी के जो वर्कर है ना, जियाली, जी। वो जो वर्कर हैं, माजरत के साथ, वो जेल काटे हुए हैं, फांसी खाई हुई है, कोड़े खाए कोड़े हुए हैं, खाए हुए हैं। अपने आप को जला चुके हैं, मार चुके हैं। उन्होंने इशारे कर दिए ना, अगर फर्ज कीजिए उनको, तो मैं कहता हूँ कराची और सिंध में तो माजरत के साथ, या और जिस तरह मरियम ने कहा कि वो इशारा कर दे, मौलाना फजल रहमान इशारा कर दे, आप एएनपी इशारा कर दे, इधर से वो जो है ना आपके एचएक्सई इशारा कर दे, इधर से अख्तर मैंगल शाहजैन बुख्ती कर दें, तो ये सारे वर्कर अगर निकलेंगे, जो जो जान और जान जोखों वाले लोग हैं, ये लड़ने वाले लोग हैं इनके वर्कर, समझे? अगर ये निकल गए तो ये जो है ना मम्मी पप्पू टप्पू शप्पू पप्पू, ये चंद इनके जो लोग हैं, ये जो डंडे लेके घूम रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, ये पाकिस्तान तो क्या लंदन के किसी कोने में नजर नहीं आएंगे। ये ये तो बर्गर, और इनको कहते हैं बर्गर और पेस्ट्रियां कहते हैं सर, इनको बर्गर और पेस्ट्रियां। यहाँ तो मम्मी टप्पू चप्पू लप्पू पप्पू जो भी है, यूथिया कहते हैं आप लोग, पता नहीं क्या जी। कहते हैं।
जी 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 जी, तो ये यूथिया कहते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर आपको याद होगा, ये शायद मार्च की बात है, पिछले साल मरियम नवाज को बुलाया था नैब ने। तो मैं उस वक्त लाहौर में था, तो जाहिर है सोशल मीडिया आगे पीछे, सारे लाहौर वाले लाहौर के रहने वाले हैं। उस रात लाहौर में ये समा था कि जैसे सुबह किसी जगह पे, लफ्ज शायद जंग मुनासिब ना हो, जंग लड़ने जा रहे हैं, या कहीं हमारा सुबह मुकाबला होना है पूरे लाहौर में। सिर्फ एक जगह पे नहीं, क्या था कि मरियम नवाज ने सुबह नैब ऑफिस जाना है, और शायद याद होगा कि नैब ने कहा था आने की जरूरत नहीं है, बीबी माफ कर दो हमें। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वर्कर, किसी भी जमात का जो वर्कर है, अब वो जिम्मेदार लीडर है संदेला जी साहब। ये सब जिम्मेदार लीडर है। इवन कि मरियम नवाज साहबा हालांकि जज्बाती भी हैं और यंग भी हैं, दूसरे लीडरों के मुकाबले में अभी नई भी हैं, लेकिन वो इतनी तहम्मुल से इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रही हैं। तो कहने का चले मौलाना फजल रहमान हुए, असफंदियार वली हुए, या आपके अख्तर मैंगल हुए, ये लोग बड़े सुलझे हुए लोग हैं। मसलन बहुत सियासत देखी हुई है, वो अगर बुर्दबारी का मुजाहरा, लेकिन जो इन सियासी जमातों के दूसरे लोग हैं वो भी बहुत बुर्दबार। तो कहने का मतलब ये है कि पीटीआई को अंदाजा ही नहीं है इमरान खान को। ये जो कहते हैं ना कि उनके फवाद चौधरी कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इमरान अगर कॉल दे दे, वो भाई कॉल दे चुके हो तुम दे यार। चुके हैं सर, परसों जश्न की कॉल दी है, बंदा वहां पहुंचा ही कोई नहीं है, पहले प्रोटेस्ट। तो 10 लाख के मजमे में 40,000 30,000 लाए तो पूरी हुकूमत को और चारों सूबों को इन्वॉल्व करके। और उसके बाद जश्न में तुमने दिया, उसमें भी सुना है, मैंने तो नहीं देखा लेकिन सुना है बहुत कम लोग 100 बंदा, मौजूद। 100 बंदा। तो बस आहिस्ता आहिस्ता इनको, मैंने कहा ना, इनके शामिद कुरैशी भी भागने का सोच रहे हैं, उनके मोहम्मद मिर्जा भी भागने का सोच रही हैं, इनकी जो वो जुबैदा जलाल भी भागने का सोच रहे हैं, इनके इंडस्ट्रीज के जो मिनिस्टर कॉमर्स के हैं वो भी भागने का सोच रहे हैं। अगर चुपके से जाके आप उन लोगों से पूछें तो जो खुसरो मुख्तियार और वो कौन से आपके हैं, उनको उनसे भी पूछो तो वो भी कहते हैं। और ज्यादा करीब जाकर पूछो तो फवाद चौधरी कहेंगे यार मैनू भी जगह दे किसी दो, मैं जहाज से बिठा लो पिछली सीट पे। मौका दे दो तो मैं भी छलांग लगा दूं, मैं फंस गया ऐसी यार, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। शेख रशीद कहेंगे ओ भाई थोड़ा सा रास्ता दे दो तो मैं ऐसा तेज भागूंगा जैसे कोई भागा ही नहीं होगा। माजरत के साथ उनको, क्योंकि अब कोई सियासी पार्टी लिफ्ट नहीं करा रही है, तो वो जाहिर है वहां खड़े हुए और इन्हीं के साथ इमरान खान रह जाएंगे। वरना अहम तरीन मिनिस्टर तो सब जा ही रहे हैं, इनको छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला की ज़ात आपके बच्चों का साया कायम रहे आपका सर। सलामत रहें सर, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक यू वेरी बहुत मच, बहुत थैंक यू जी, थैंक थैंक यू, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर दाना साहब हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि इन मिनिस्टरों को अगर इशारा कर देना तो ये ऐसी स्पीड से दौड़ेंगे और उस जहाज में बैठने के लिए कि जिसका कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। इसमें कोई शक नहीं है, मरियम नवाज ने आज कहा है अगर हमने अपने वर्करों को इशारा कर देना लाहौर में, तो इमरान खान साहब लाहौर में आप चलने फिरने के काबिल नहीं रहेंगे। और ये मरियम नवाज की बात को लाइट मत लीजिएगा इमरान खान साहब, ये मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मरियम नवाज ने लाहौरियों को इशारा कर दिया कि इमरान खान साहब लाहौर में नजर नहीं आने चाहे ना, तो ये जो आपका बनी गाना वाला घर वार है ना, उधर ही रहेंगे फिर आप। इधर ये जो आपका जमान पार्क वाला है ना, ये फिर हसरत ही रहेगी कि आप यहाँ पे तशरीफ कभी ला सके, क्योंकि लाहौर जो है वो लाहौरियों का है, और लाहौर लाहौरियों का है, और लाहौरी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, हमजा और मरियम नवाज के हैं। ये बात जम नहीं रखेगा। ये जो आपके बच्चे हैं ना, ये सिर्फ यहाँ पे फेसबुक पे बैठ के बातें कर सकते हैं। जब बारी आएगी ना, तो ये पेस्ट्री और बर्गर नजर कहीं नहीं आएंगे, ये बर्गर और पेस्ट्री